लवर्स फ्लैट। यह घटना नोएडा में पढ़ने वाले रौनक के साथ 2014 में घटी थी, जब वह 22 साल का था। रौनक का नोएडा यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ था। नोएडा आने के बाद कुछ दिन उसने अपने करीबी दोस्त साहिल के पीजी में गुजारे थे। साहिल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग घर में होने की वजह से रौनक को वहां पढ़ाई करने के लिए शांति नहीं मिलती थी, तो उसने अपने कैंपस के पास ही नोएडा के रामपुर में एक फ्लैट ले लिया था। पर उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो उसे कभी उस फ्लैट से निकलने ही नहीं देगा। रौनक उस फ्लैट में संडे को शिफ्ट हुआ था ताकि वह आराम से सेटल हो जाए। शिफ्ट करते करते उसे एक कोने में दो पुराने झुमके मिले। उसने ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें अपने बिस्तर की साइड टेबल की एक पुरानी ड्रॉर में रख दिया। सामान इधर उधर करते हुए रौनक इतना थक गया था कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसको अपने कान के एकदम पास एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। तभी उसको घर के एक कोने से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज आई और उसकी आंखें खुल गई, और जो उसे अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था वह हकीकत में उसके साथ हो रहा था। उसने हिम्मत करके आसपास देखा तो वहां तो कोई नहीं था, पर वह रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। रौनक ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश तो उसके कमरे का दरवाजा जाम हो चुका था। वह रोने की आवाज सारी रात रौनक को सताती रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वह आवाज बंद हो गई। रौनक उसके बाद दरवाजे के पास गया तो वह दरवाजा अपने आप ठीक हो गया था। रौनक ने पूरा घर छाना लेकिन कहीं पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। सब एकदम ठीक था, क्योंकि रात में रौनक की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वह बाहर निकलकर सोफे पर ही जाकर सो गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को फोन करके पिछली रात के बारे में बताया, पर सबने उसको यही कहा कि यह जरूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त साहिल को अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, पर क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो वह उस दिन नहीं आ पाया। रौनक को भी सबसे बात करके यही लगा कि वो सब उसका वहम है, लेकिन फिर भी दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वह उस रात अपने बेडरूम में नहीं बल्कि बाहर लिविंग रूम के सोफे पर ही सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। कई घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से रौनक को वही रोने की आवाज सुनाई दी और उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसको खींच रहा है। लेकिन जैसे ही रौनक की नींद टूटी और आंखें खुली तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे लगा यह फिर से उसका वहम है और वह सब कुछ इग्नोर करके फिर से सोने चला गया। कुछ ही देर में दोबारा उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में उसे वही रोने की आवाज सताने लगी और इस बार वह एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ यही होता रहा। अगले दिन रौनक ने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो 1-2 साल पहले ही वहां आए थे। उसने परेशान होकर जब फ्लैट ओनर को कॉल किया तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था। रौनक ने सबकी सलाह मानकर एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया, जिसने उसके अलग अलग टेस्ट किए पर उसे कुछ नहीं मिला। उस साइकेट्रिस्ट ने रौनक को समझा कि कभी कभार भारी थकान और स्ट्रेस से यह सब हो जाता है और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दी। स्लीपिंग पिल्स लेकर रौनक सो तो जाता था, पर अब उसको अपने सपनों में एक लड़की दिखने लगी थी जो जोर जोर से एक कोने में बैठकर रोती थी, और सपने में रौनक के लाख रोकने के बाद भी एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगा लेती थी। ऐसे सपनों से रौनक की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके दोस्त भी बीच में उसके साथ रहने आए पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था, जबकि रौनक को वही सपने हर रात आते थे। एक दिन रौनक कॉलेज से आया और
जोर जोर से रोने लगा क्योंकि वह सारे इंटरनल्स में फेल हो गया था और उसके एग्जाम्स पास ही थे। रौनक को यह डर था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से वह एग्जाम्स के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उस दिन वह घबराहट के मारे गिर पड़ा और जमीन पर ही सो गया। जब वह अगली सुबह उठा तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उसके साथ पूरी रात कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब तक रौनक के एग्जाम्स चले तब तक उसको ना ही कोई आवाज आई, ना ही वह सपना और ना ही वह दम घुटने का एहसास। और इसी वजह से रौनक एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। रौनक ने यह सब सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना मंगवाया, बेड पर लेटे लेटे लैपटॉप पर एक फिल्म चलाई और खाना खाते खाते सो गया। लेकिन उस रात फिर से उसे वही रोने की आवाज वापस आई और जब रौनक ने ध्यान से सुना तो इस बार आवाज रोने की नहीं बल्कि हंसने की थी और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसको कसकर पकड़ा हुआ है। उसने डर के मारे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी छाती पर एक लड़की का हाथ था जिसका शरीर सड़ा हुआ था और वो उसके बगल में लेटकर उसको जोर से पकड़े हुई थी और मुस्कुरा रही थी। और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उसके सपने में हर रात आती थी और एक दिन के टेरेस से छलांग लगाती थी। रौनक ने खुद को वहां से निकालने की कोशिश की पर उसके लाग दम लगाने पर भी वह हाथ उसके ऊपर से नहीं हिल रहा था। घबराहट में रौनक की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अने अपना सारा दम लगाया और वह किसी तरह उस बेड से उठा। वह घर से बाहर जाने के लिए भागा पर घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वह हंसी की आवाज रोने की आवाज में बदल गई। वह लड़की रौनक के पीछे पीछे जब कमरे से बाहर आई तो रौनक जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। उसने जल्दी से अपने दोस्त साहिल को फोन किया। उसने साहिल को पूरी बात बताई और उसे फौरन उसके फ्लैट आने को कहा। रौनक भगवान का नाम लेते हुए बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी तरह बच जाए, लेकिन तभी वह लड़की डाइनिंग टेबल से उल्टी लटकी हुई रौनक की आंखों के सामने आ गई। उसे देखकर रौनक कांप उठा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम नीली पड़ी थी। उस लड़की के कान में वही झुमके थे जो रौनक को फ्लैट की सफाई करते समय मिले थे। जब साहिल रौनक के फ्लैट पहुंचा तो उसने देखा कि रौनक लिविंग रूम में नीचे गिरा पड़ा था और वह बुरी तरह जख्मी था। साहिल तुरंत रौनक को हॉस्पिटल ले गया। रौनक को बहुत चोट लगी थी, लेकिन जब उसे होश आया तो रौनक ने साहिल को बताया कि उस लड़की की आत्मा रौनक को प्यार करने लगी है और वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। रौनक हॉस्पिटल में धीरे धीरे एक कवर हो रहा था, लेकिन एक रात खबर आई कि रौनक ने हॉस्पिटल बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी है और लाश के साथ 2 झुमके भी पाए गए हैं। साहिल को कभी समझ नहीं आया कि रौनक दिमागी रूप से बीमार था या सचमुच उस लड़की की आत्मा ने उसके साथ यह सब किया था। खैर, जो भी हो, उसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। दोस्तों, अगली कहानी है झारखंड के हांटेड होटल सोलफुल हंटेड होटल इन झारखंड में 3 दोस्त शिवम, विवेक और आलोक झारखंड के एक छोटे से गांव आए थे। वह लोग अपने बिजनेस के लिए उस गांव में फैक्ट्री डालना चाहते थे क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही काफी सस्ते थे। उस गांव में आलोक ने होटल सोलफुल में रुकने का बंदोबस्त किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था, कोई आलीशान पत्थर नहीं थे। उसमें बस ईंट से बनी सफेद रंग की एक मंजिला इमारत और नीचे खाने का एक वेज रेस्टोरेंट, जिसमें भी टेबल और दरवाजों पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा हफ्तों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। शिवम और विवेक दोनों ही आलोक को डांटने लगे क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी आलोक की थी और वो होटल एकदम थर्ड क्लास लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वह वॉचमैन चाचा उन तीनों के पास हंसते हुए आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वह होटल सोलफुल में ही रुकने वाले हैं। तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा
जोर से हंस पड़े। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने उस वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, छोटे कद का, घनी मूंछों वाला। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए, अपना सारा सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। शिवम को अचानक प्यास लगने लगी और रूम में पानी नहीं था। शिवम पानी लेने के लिए जैसे ही रूम के बाहर निकला, उसे पायल की एक झंकार सुनाई दी, ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। शिवम घबरा गया। उसको यह बात बेहद अजीब लगी क्योंकि उस होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के कॉरिडोर के एंड से पायल की आवाज के साथ साथ एक जवान लड़की की हंसने की आवाज भी आने लगी। शिवम उस आवाज के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और शिवम चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। शिवम ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर वापस अपने रूम में चला गया। देर रात विवेक रूम के बाहर होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का लंबा रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। विवेक चौंक गया। वह नीचे दौड़ लगाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और मुंह पर ढेर सारी झुर्रियां थी। विवेक उस आदमी को देखकर घबरा गया था क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक से उसने विवेक को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वह आदमी जैसे ही विवेक की ओर बढ़ा, विवेक डरकर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर जब उसने अपने रूम की खिड़की से उस हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक बंद पड़ गई। साइड जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट के कहने पर शहर से एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने थोड़ी देर तक गाड़ी को देखने के बाद कहा कि गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना होगा। वह तीनों मैकेनिक के साथ ही तो करने वाली गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वह कब तक बनेगी कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खिलाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि होटल सोलफुल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 80 से भी ज्यादा भूत वहां रहते हैं और इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता। शिवम और विवेक के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, पर आलोक भूत प्रेत और सुपरनेचुरल चीजों में नहीं मानता था। उसने यह बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वह उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वह ट्रक वाला मान गया और वह तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। आलोक भी लेटे लेटे अपने फोन से खींची फोटोज देख रहा था, लेकिन अचानक वह उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हो। उसकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद जो उस होटल में बसे भूत थे। आलोक के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने शिवम और विवेक को जब फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का नामो निशान ही नहीं था वहां। उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने यह सब उन बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वह होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर ही बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 17 सालों से भूतों का साया था। जब से
यह होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने देते। किसी के एक्सीडेंट्स करवा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके उन्होंने बताया कि वहां देखो, वह सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना किया था क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई और आखिर में उस वॉचमैन ने उन तीनों को बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली थी। वह गाड़ी अपने साथ कई साल ले गई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वह गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसलिए वो तीनों अब तक जिंदा भी थे। उस बूढ़े वॉचमैन ने उनसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाने को कहा। यह सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वह अभी की अभी होटल से निकल जाएंगे। वह तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वह तीनों उसे धक्का मार के वहां से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो लोग आगे जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वह रिसेप्शनिस्ट उनके पास आया और हंसते हुए उनसे पूछा कि वह लोग भाग क्यों रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें होटल में वापस अंदर आने के लिए कहने लगा और तब अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गए कि शायद यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर तक पहुंच गए तो उन्होंने पीछे पलटकर देखा। हवा में कई सारे भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और रोड पर खड़े वह वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। चीतरी गांव के बारे में बात करने से आज भी तीनों बेहद घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में उस जगह का डर बैठ गया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह दोनों कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई घोस्ट कहानियों के साथ। धन्यवाद।